हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। और मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूं 10 का। और प्यारे बच्चों, आज हम लोग का पेपर रैंक बूस्टर टेस्ट का 12वां टेस्ट था, जो कि 27 फरवरी 2024 को हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों में ही पेपर कनेक्ट हुआ। पेपर काफी ठीक था, आप सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इसके लिए आपसे बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करने से पहले हमारे टेस्ट का लोगो, पढ़ने का अधिकार सभी को, डॉक्टर बनने का अधिकार सभी को। और ये बायोलॉजी की स्लाइड देख सकते हैं, और ये एपन और स्टेथोस्कोप लगाया हुआ व्यक्ति हो सकता हो फ्यूचर में आप ही हो सकते हो। और ये रहा 10 के दम का सन, और ये है पापड़ आपका रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज। और ये रहा आपके सामने पहला सवाल। देखिए, पहला सवाल कुछ नहीं, टू मेजर डिवीजन ऑफ सीएनएस आर सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनोमी न्यूरल सिस्टम। ये सीएनएस नहीं है भाई, ये पीएनएस है। सबसे पहले आपकी नर्वस सिस्टम को सीएनएस में डिवाइड किया गया था और पीएनएस में डिवाइड किया गया था। और पीएनएस के दो पार्ट थे, एक था सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और एक था ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। ठीक, अब देखिए, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम का काम था बॉडी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बॉडी के वॉलंटरी ऑर्गन पर वर्क करना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैंने अभी भी ऐसे किया, ये कौन सा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और मेरे अंदर जो अमाशय, इंटेस्टाइन और लंग्स वगैरह जो भी मूवमेंट चल रही है अंदर मेरे पेट के अंदर, वो मेरी इच्छा पे नहीं है, मेरी चाहत पे नहीं है। मैं चाहूँ तो क्या मैं अपने पेट को अंदर के अमाशय को ऊपर नीचे कर सकता हूँ क्या? मैं चाहूँ तो क्या मैं अपने लीवर को दाएं बाएं कर सकता हूँ क्या? मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी उंगलियों को ऐसे कर सकता हूँ, मैं अपने हाथ को ऐसे भी कर सकता हूँ। तो ये है भैया सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। और जो अंदर अंदर चल रहा है वो ऑटोनोमिक सिस्टम। तो ये लिखा है कि टू मेजर डिवीजन, ये पीएनएस और सोमैटिक, ये पीएनएस होगा भाई, ये सेंटेंस गलत है। और सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक एंटागोनिस्टिक। अब ये एंटागोनिस्टिक का टर्म आया हार्मोन से। कुछ ऐसी एक्टिविटीज किसी की हो, दो लोगों की, जो एक दूसरे को काउंटर करे, अपोजिट करे। ध्यान से देखिए, मैं भी बोल रहा हूं कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम का काम है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल बॉडी के वॉलंटरी एक्टिविटीज पर हो, और ऑटोनोमिक का है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कंट्रोल बॉडी की इनवॉलंटरी एक्टिविटीज या इनवॉलंटरी ऑर्गन पर इफेक्ट पड़े। तो एक बात बताइए, ये एक इंडिपेंडेंट काम है, ये एक इंडिपेंडेंट काम है। इन दोनों में आपको कहीं पर भी काउंटर या अपोजिटनेस नहीं दिख रही है। दिस इज नॉट एंटागोनिस्टिक। मैं कह रहा हूं मेरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेरे अंदर के लीवर, लंग्स, इंटेस्टाइन, स्टमक, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन, इन सब पर इफेक्ट डाल रहा है। और मेरा सोमैटिक न्यूरल सिस्टम मेरे बॉडी के मसल्स का मूवमेंट, मेरा पढ़ाना, मेरा देखना, मेरा बाल सेट करना, सब कुछ कर रहा है। तो ये दोनों अपोजिट कैसे हुए? ये बॉडी की नीड है और दोनों ही बॉडी के लिए जरूरी है, इसलिए एंटागोनिस्टिक नहीं है सर। ये सेंटेंस गलत है, आंसर पहला है। ठीक, और यही सबसे सवाल गलत हुआ, बच्चे पकड़ नहीं पाए। उन्हें लगा कि इनवॉलंटरी और वॉलंटरी एंटागोनिस्टिक कहाँ से? बॉडी के लिए दोनों जरूरी है, दोनों प्रकार की एक्टिविटी। ना मेरे हाथ का मूवमेंट मेरे लीवर के अंदर मूवमेंट को रोक सकता है या डिस्टर्ब कर सकता है, और ना मेरे अंदर का लीवर का मूवमेंट मेरे हाथ के मूवमेंट को रोक रहा है नेचुरली। बात को समझिए। तो ये फर्स्ट आंसर है। अब देखिए, द सीएनएस इंक्लूड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंट्रोल। बिल्कुल सही है भाई, आपको पता है कि ब्रेन जो है वो कमांडिंग सेंटर है। अब लिखा है कि पीएनएस कंप्राइज ऑफ सम नर्व, नहीं, बॉडी की नर्व्स होती है भाई, जितनी भी नर्व्स होती है, केल नर्व होती हैं, वो सब पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में आती थी। ये सेंटेंस गलत है। ठीक, और मान लो सेंटेंस सही भी होता तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेन नहीं बनता, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो असर्शन सही है, रीजनल इज नॉट करेक्ट, सेकेंड आंसर। अब देखिए, मेजर स्ट्रक्चर का अभी मैंने बताया, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का जो मेजर कंपोनेंट है वो नर्व्स, दैट इज सेकंड आंसर। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जब आप बात करते हो तो इसके दो पार्ट होते थे मेनली, ब्रेन और कौन सा, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, तो भाई ये तो वहां चला जाए। अब विसरल ऑर्गन जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर पाए जाने वाले विसरल ऑर्गन होते हैं, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ठीक है, गॉल ब्लैडर है। ठीक है, तो ये विसल आर्गन हो गए, मतलब बॉडी के अंतरंग पाए जाने वाले। तो ये जो आर्गन होते हैं वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक्ट का पार्ट है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। इनका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से कोई, हाँ, इफेक्ट पड़ता है। बात को समझिए, बॉडी की इनवॉलंटरी एक्टिविटीज का इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन ये इसका कंपोनेंट नहीं है। सेकेंड आंसर। अब देखिए, ये दो प्रकार के आपको हार्मोन के एक्शन बताए गए थे, चाहे वो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से हो और चाहे इंट्रासेलुलर टारगेट रिसेप्टर से हो, दोनों में ही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ये जो केस दिखाया जा रहा है, ये बॉडी के अंदर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के माध्यम से ये हो रहा है भाई, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। और ये रिसेप्टर क्या होते हैं? न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं, न्यूक्लियर रिसेप्टर्स।
होते हैं, और जो डायरेक्टली जो होता है ये रिसेप्टर हार्मोन जीनोम कॉम्प्लेक्स से बाइंड करता है। तो इस प्रकार के जो हार्मोन होते हैं वो स्टेरॉयड और आयोडोथायरोनिन्स, ये दो कैटेगरी होती है जो इसको शो करती है। और आपकी बुक में शायद यहाँ पर एस्ट्रोजन लिखा हुआ है, ये तो आपको पता ही। अब देखो ये तो हार्मोन हो गया, पहली बात ये क्या हो गया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ये क्या हो गया, न्यूक्लियस। ठीक है, ये बाउंड्री आपकी न्यूक्लियस बनी हुई है, और ये आपकी बुक में mRNA होएगा। ठीक, अब देखते हैं कौन सी मैचिंग। पहला हार्मोन ठीक है, नो डाउट। दूसरा हार्मोन नहीं है, ठीक, दूसरा सेकेंडरी मैसेंजर भी नहीं है। ठीक, अब देखिए हार्मोन और तीसरा न्यूक्लियस, ये हमारा आंसर आ गया सेकेंड। नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट एंड द इंटीग्रेट एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गन, ये आपकी बुक की लाइन है। कहते हैं कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो बॉडी में बहुत क्विक रिस्पांस करता है, और इसका स्टिमुलस का इफेक्ट होता है, और जल्दी से ही वो इफेक्ट जो होता है खत्म हो जाता है। लेकिन हर एक सेल तक नर्वस सिस्टम का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि नर्वस सिस्टम तो क्विक रिस्पॉन्स दे ही, साथ ही कुछ हम ऐसा व्यवस्था बनाएं जिससे हर एक सेल, बॉडी की हर एक टिश्यू तक हमारे ब्रेन का या जो बॉडी की नीड है उसकी इंफॉर्मेशन पहुंचे और रिस्पॉन्स करे। इसके लिए एंडोक्राइन सिस्टम डेवलप हुआ, और एंडोक्राइन और न्यूरो एंडोक्राइन और आपका नर्वस सिस्टम, ये दोनों इंटीग्रेट पार्ट होते हैं। अब एक बताइए, दो चीजें जब कोऑर्डिनेट करती हैं तो एक चीज दूसरे को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं करती, अगर कंट्रोल करती तो बोलते अंडर कंट्रोल बोलते हैं। बात को जैसे नहीं बोलते कि हमारे हृदय की धड़कन और बॉडी के विशल ऑर्गन का मूवमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ मिडला ऑब्लोंगेटा, हम ऐसा बोलते हैं। लेकिन जब हम इंटीग्रेट की बात करते हैं तो दो चीज़ें जुड़ती हैं, और उन दोनों के फंक्शन जो होते हैं साइमल्टेनियसली जुड़ते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं, कोऑपरेट होते हैं, जिससे बॉडी की नीड पूरी होती है, बॉडी के फंक्शन रेगुलेट होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है एंडोक्राइन सिस्टम रेगुलेट ऑल द एक्टिविटी, ये गलत है। जब आप इंटीग्रेट और कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हो तो रेगुलेशन की बात तो आप कह ही नहीं सकते। तो पहला एसर्शन सही है और ये गलत है। कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेट होने का मतलब ही यही है कि दोनों के एक्टिविटी आपस में जुड़े और एक बेटर रिस्पॉन्स डेवलप हो शरीर में। सेकेंड आंसर। अब ये तो आपको भरना ही था कि सबसे पहले सपोज दैट ये कोई, मान लीजिए मेरा हाथ है, ये मैंने दिया तो ये एफरेंट फाइबर से गया, और उसके बाद कहाँ जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, और फिर उसकी प्रोसेसिंग होगी कि मुझे क्या रिस्पांस देना है। जैसे मैंने किया, मैंने हाथ उठा लिया, ठीक, तो मैंने जैसे किया एफरेंट फाइबर से गया, मेरे माइंड ने कुछ उसका प्रोसेस किया कि मुझे क्या करना और क्या नहीं, तो वो किया, और फिर एफरेंट फाइबर से मोटर न्यूरॉन के थ्रू उसका रिस्पॉन्स आया, और ये है इफेक्टर, मतलब हाँ प्रभाव आया है। ठीक, सिंपल सी बात है। फर्स्ट आंसर ये, और ये बुक की लाइन थी, आप पकड़ लेते। तो यहाँ पे एफरेंट भर लेंगे, यहाँ सीएनएस भर लेंगे, और यहाँ भर लेंगे इफरेंट, और यहाँ फिल करेंगे इफेक्टर। फर्स्ट आंसर। अब देखिए ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, ये एक प्रकार के पेप्टाइड हार्मोन होते हैं जो कि एक्चुअली कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, हाइपोथैलेमस में, और फिर ये आकर के स्टोर होते हैं, और उसके बाद बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग ये रिलीज होते हैं। कहाँ से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, जिसे आप न्यूरो हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हो, जिसे आप पार्स नर्वोसा भी कहते हो। ठीक, ये है कहानी। तो देखिए क्या लिखा, एक्चुअली सिंथेसाइज पूछा गया हाइपोथैलेमस, और स्टोर एंड रिलीज पूछते तो न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, नॉट इनकरेक्टली, मतलब इनकरेक्टली ना हो, मतलब इसको क्या कहेंगे आप, करेक्टली बोलेंगे। बात को समझे, क्या लिखा है, नॉट इनकरेक्टली का मतलब इन, इसको बोलेंगे करेक्टली। अब सही देखिए, सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होता है ये मेमोरी, थिंकिंग, रीजनिंग, हम कैसे पढ़ाएंगे, स्किल डेवलपमेंट, आज मैं पूरी तैयारी करके आया हूँ, दो चार मैं स्टाइल सीख के आया हूँ, मैं ऐसा बताऊंगा, मैं वैसा बताऊंगा, ये सब सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब देखिए मैं ठीक से चलूँ, मेरी पूरी बॉडी का पोस्चर इक्विलिब्रियम है, सेरिबेलम, और बॉडी की जितनी भी अंदर की एक्टिविटी, इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज हैं, लंग्स का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, लीवर की फंक्शनिंग, पेनक्रियाज की फंक्शनिंग, विसल ऑर्गन की फंक्शनिंग, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा करेगा। और टेम्परेचर रेगुलेशन जो है बच्चों, वो हाइपोथैलेमस करता है, और यहीं पर भूख का सेंटर, दैट इज सैटिस्फैक्टरी सेंटर, और अर्ज फॉर ईटिंग के लिए, प्यास के लिए, ये सब हाइपोथैलेमस में होता है। तो आपसे पूछा करेक्टली मेथड, एक और दो दोनों सही है, ये रहा आंसर थर्ड। अब देखिए इस सवाल में सबसे बड़ी चीज क्या है बच्चों, ये पहला सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा है, ये इपिनेफ्रिन ही का ही दूसरा नाम एड्रेनालिन है। अब ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये एड्रेनल कॉर्टेक्स के रेफरेंस पूछा गया है, और ये हार्मोन जो है एड्रेनालिन, ये आपके एड्रेनल मेडुला का हार्मोन है।
बात को समझिए, इसलिए ये मैचिंग हमारी गलत जाएगी, ये सेंटेंस गलत माना जाएगा क्योंकि रेफरेंस में एड्रेनल कॉर्टेक्स दिखा। अब कार्टिसोल ये हाइपरग्लाइसेमिक है। कैसे हाइपरग्लाइसेमिक है? क्योंकि लिपोलिसिस, प्रोटियोलिसिस, ग्लूकोनियोजेंसिस के माध्यम से ब्लड शुगर लेवल को ये बढ़ाता है, तो ये हाइपरग्लाइसेमिक होगा, ये सही है, मतलब ये गलत है। और कार्टिसोल एक ग्लूकोकार्टिकॉइड्स है। आपको मालूम है कि जब आप एड्रेनल कॉर्टेक्स के 3 लेयर पढ़ रहे थे, तो जोना, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा, रेटिकुलेटा, तो जो जोना फेसिकुलेटा होता है बच्चों, उससे ग्लूकोकार्टिकॉइड निकलता है, और इस ग्लूकोकार्ड मेन जो होता है वो कार्टिसोल है, और थोड़े अमाउंट में कार्टिसोन होता है। और कार्टिसोल इम्यून रिस्पांस को सप्रेस करता है, बिल्कुल सही है। और इस तरह से ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में वर्क करता है। तो आपसे रॉन्ग पूछा गया है, तो हम ए भी काउंट करेंगे, बी भी काउंट करेंगे, दैट इज आंसर फर्स्ट। बात को समझिए। और एड्रेनलिन जो है इपिनेफ्रिन इमरजेंसी हार्मोन है। कुछ नहीं, न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स। अब ध्यान से देखिए, मैं कह रहा हूं कि ये एक सेल है, जब ये पोलराइज कंडीशन में होती है, पोलराइज कंडीशन में, और जब इसको एक जगह स्टिमुलस मिला, तो आप देखो कि पोलैरिटी डिफरेंस की वजह से ये फिर डीपोलराइज हो जाती है, ठीक, डीपोलराइज, और फिर होती है रीपोलराइज। तो ये जो डीपोलराइज होता है, इसी को आप बोल देते हो नर्व इम्पल्स, और नर्व इम्पल्स से ही एक्साइटेशन आता है और स्टिमुलस का रिस्पॉन्स आता है। इसलिए आप बोलते हो न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल। व्हाई इट इज एक्साइटेबल सेल? कोई चीज जब किसी चीज का हम रिस्पॉन्स करेंगे, कहते हैं तुम बार बार क्यों एक्साइट हो रहे हो, जब कोई स्टिमुलस आता हम उसका रिस्पॉन्स करें तो बोलते हैं एक्साइटेबल सेल, क्योंकि डीप पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन होता है, तो जिससे ये सेंसेशन और ये इंपल्स आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये एक्साइटेबल सेल्स है। और क्यों ऐसा है? क्योंकि ये पोलराइज कंडीशन में रहते हैं इसके मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आपको एक जहां सेंसेशन मिला और ये चीज आगे बढ़ती है। सपोज दैट अगर न्यूरॉन सेंसेशन को या सेंसरी नर्व के माध्यम से इंपल्स को लेके ना ट्रैवल करे, तो हम रिस्पॉन्स ही नहीं करेंगे, और रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो कैसे कहेंगे कि हमें एक्साइटेशन आया है? तो इसलिए पोलराइज होना ही एक्साइटेशन की वजह, दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो प्यारे बच्चों, पेपर काफ़ी ठीक था। ये 2 चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी के आपका डाइजेशन और कुछ और पार्ट्स हटे हुए हैं। तो ये 2 चैप्टर आई होप कम से इस साल नीट के एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन इस 2 चैप्टर से मिलने हैं। पेपर काफ़ी ठीक था, आपसे यूनिवर्सिटी के हिस्सा लिया, और मेरे सीनियर साथियों ने जो पेपर डिस्कशन किया वो तो बखूबी लाजवाब किया है, जिसके लिए मेरे पास कहने के लिए वक्त शब्द नहीं है। मैं भी कुछ ना कुछ कराया हूँगा, ऐसा मुझे लगता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।